Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to discuss the lecture number 38 MTH 301. सो आज हम वेक्टर फील्ड के बारे में बहुत सारा कंसेप्ट लेने जा रहे हैं। तो लेक्चर शुरू होने से पहले जो भी मेंबर मेरे इस वीडियो पर नए आए हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा एंड अपनी राय का इजहार जो कमेंट में लाजमी दीजिएगा। तो टॉपिक को मैं स्टार्ट करता हूँ। टॉपिक हमारे पास है कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड। तो कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड क्या होता है हम इसको जानते हैं, हम इसको बहुत ही डिटेल से देखेंगे। देखें जनरली ये बात होती है कि अगर आप किसी भी दो पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे पाथ डिपेंड कर रहा होता है कि आपने लेट अस सपोज अगर हम यहाँ पे कोई बात करें कि अगर मेरे पास एक चीज़ यहाँ पे है, मैं इधर से जाके यहाँ पे पहुँच रहा हूँ तो फिर दूसरा मैं ऐसे यहाँ पे पहुँच रहा हूँ। मोस्टली हम जो है क्या हो रहा है कि मोस्टली हम किसी चीज़ के बारे में पाथ के बारे में कहते हैं कि वो पाथ उसका डिपेंड करता है उसके वर्क के ऊपर कि आप जा किस तरफ से रहे हैं। तो उस वो तो होता है आम रूटीन में, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए हाउएवर द लाइन इंटीग्रल ए एंड बी, अगर ऐसी लाइन इंटीग्रल ए और बी के दरमियान में जिसमें पाथ डिपेंड ना करे यानी इंडिपेंडेंट हो, ए एंड बी इज़ इंडिपेंडेंट पाथ ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन अ टू एंड पॉइंट, देन द वेक्टर फील्ड उस वक्त जो आपके पास वेक्टर फील्ड बनेगा कि जिसमें पाथ डिपेंड नहीं कर रहा, देन हम उसे कहते हैं कि वो हमारे पास होता है कंजर्वेटिव फील्ड। और हमेशा कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन जो है इक्वल टू ज़ीरो होता है। क्लोज पाथ होते हैं ना, तो इसमें क्लोज पाथ में आंसर हमेशा ज़ीरो शो करते हैं। उसके फार्मूले ने भी बता दिया है कि जब भी किसी क्लोज इंटरवल का एफ डॉट डी आर लेंगे वर्क लेंगे देन आपके पास आंसर जो है वो सिफर होता है। वो उसी वजह से होता है क्योंकि पाथ जो है वो इंडिपेंडेंट है। आप चाहे इस तरफ से आ जाएँ उस तरफ से चले जाएँ तो आंसर इक्वल हो जाता है। तो आंसर इक्वल डायरेक्शन अपोजिट चीज़ें वेक्टर है और आंसर आपका सिफर। हम इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। ए करफ बी करफ सी करफ, हम उनको ए करफ के लिए डायरेक्शन इस तरफ ले जाएंगे, बी करफ के लिए हम डायरेक्शन को इस तरह रिवर्स लेके आएंगे, ठीक है। तो देन हम फिर कहेंगे कि वो हमारे पास कंजर्वेटिव है। तो आइए हम इसको ना एग्जांपल से समझ लेते हैं ताकि आप इसे अच्छे से पिक कर सकें। यहाँ पे उसने कहा है जी एक फंक्शन आपके पास गिवन है 2x y z i कैप प्लस एक्स स्क्र z j कैप प्लस एक्स स्क्र y k कैप। एवेलुएट द इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल उसने कहा है कि एफ डॉट डी आर बिटवीन ए उसके पॉइंट हैं बी उसके पॉइंट हैं, कुछ उसने पॉइंट दिए हुए हैं। तो जो पॉइंट उसने दिए हुए हैं उसने कहा इस पॉइंट के इर्द गिर्द आपने एवेलुएट करना है एफ़ को, लेकिन अलॉन्ग द कर्व होज पैरामीट्रिक इक्वेशन और दिस। तो उसने हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है, एफ फंक्शन दिया हुआ है और पॉइंट दिया हुआ है। तो ये हम पहले इस ए पॉइंट को कर लेते हैं फिर हम इस बी पॉइंट को पढ़ेंगे। तो देखें जो फंक्शन उसने दिया था वो फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख लिया है। फंक्शन आपके पास सामने नज़र आ रहा है, जो पैरामीट्रिक क्वेश्चन थी वो भी उसने सामने लिख दी है। तो सबसे पहले अगर आपको याद हो एफ़ डॉट डी आर आपस में डॉट मल्टीप्लिकेशन है। डी आर आपके पास क्या होता है डी एक्स डी वाई डी जी डी कैप, ठीक है। और एफ़ आपके पास क्या है, एफ़ आपके पास यहाँ पे क्या है जी, एफ़ आपका फंक्शन है जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इन दोनों को पहले अपने डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आई वाला आई से मल्टीपल होगा, जे वाला जे से मल्टीपल होगा, के वाला के से मल्टीपल होगा। तो देखें आई वाला जब 2xy z आई से मल्टीपल होगा तो 2xy dx अकेला रह जाएगा, साथ में dx आ जाएगा। इसी तरह दूसरे वाले जे वाले के साथ सिर्फ dy आएगा और लास्ट वाले के साथ सिर्फ dz आएगा और कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं होगी। ये तो एफ डॉट डी आर का आपके पास आंसर आ चुका है। देन हम जानेंगे यहाँ पे क्या होगा कि आपने अब इसकी यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कर ली है। अब हम क्या करेंगे, हमने यू फी फॉर्म में जब कन्वर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, तो कन्वर्ट करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हमने एक्स वाई जी की जगह पर u के लिए वैल्यू जो यहाँ पे है x की वो u है, y की जगह पे 2u, z की जगह पे 3u, ये चीज़ें जब हम इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास कुछ 15u क्यूब du हासिल हो जाएगा, ठीक है। सिंपली देख सकते हैं ये कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है यहाँ पे। तो देन हमने जब ये वैल्यू निकाल लेंगे फिर हमें पता है ये लिमिट कैसे आई है। देखिए ख़ास तौर पे लिमिट का चक्कर होता है कि ये लिमिट कैसे आती है। तो आइए मैं आपको आज डिटेल से लिमिट के बारे में बता देता हूँ। बार बार लिमिट के बारे में डिटेल नहीं दी जाती, तो मैं आपको लिमिट के बारे में बताता हूँ कि लिमिट आती कैसे होती है। तो यहाँ पे देखिए उसने u इज़ इक्वल टू 0 और u इज़ इक्वल टू 2 लिया है, हालांकि यहाँ पे इस तरह की कुछ चीज़ नहीं दी हुई थी। कैसे पता चलता है ये लिमिट कैसे आई है। तो देखिए उसने जो हमें ए का पॉइंट गिवन किया हुआ है, अगर मैं इस ए के पॉइंट को किस में यू में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो यू हमारे पास क्या है, यू हमारे पास पैरामीट्रिक का क्वेश्चन है ना, ये वाली यहाँ पे चेक करेंगे इसको।
जब तीनों पॉइंट जीरो हैं तो एक्स की जगह पे भी आप पुट करेंगे तब भी आपको जीरो सेटिस्फाई होगा, यू की जगह पे जीरो पुट करेंगे तब भी सेटिस्फाई होगा, और जी की जगह पे जीरो पुट करेंगे यानी कि जी इज इक्वल टू 3u है ना, तो यू की जगह पे आप क्या करें, जी की जगह पे आप ज़ीरो पुट करेंगे तो तब भी आंसर आपके पास यू का ज़ीरो ही आएगा। यानी कि एक तो फर्स्ट ये है कि जब तीनों ज़ीरो ज़ीरो हैं तो यू का आंसर आपके पास ज़ीरो आ रहे हैं। देन अगर हम जो ऊपर वाला 2 है वो कैसे आता है उसके लिए हम अगर देखें तो बी का पॉइंट ये है, तो x इज इक्वल टू यू है ना, तो x का आंसर मेरे पास कितना है देखें, तो u इज इक्वल टू एक्स भी है और y इज इक्वल टू यू स्क्वायर भी है और z इज इक्वल टू यू 3u भी है। तो यहाँ पे देखें अगर मैं कहूँ x इज इक्वल टू यू तो x का आंसर कितना है 2, यानी कि u का आंसर कितना आ रहा है 2, लिमिट कितनी आनी है 2। आप इसे y के लिहाज से भी चेक कर सकते हैं। कैसे, अब देखें हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर y इज इक्वल टू 4 है और उस वक्त u का क्या आ रहा है स्क्वायर आ रहा है, तो आप स्क्वायर रूट लेंगे तभी आपके पास u का आंसर कितना आ जाएगा 2, यानी कि लिमिट सेटिस्फाई होगी 2 ही होगा। मैं ऐसे z3 के लिए भी चेक कर लेता हूँ। लास्ट में है कि z इज इक्वल टू 3u, भाई z का आंसर उसने इस दफ़ा 6 दिया था, इज इक्वल टू 3u है। मैं यहाँ से 3 को डिवाइड करूँगा देन फिर मेरे पास क्या आंसर होगा 2 ही आंसर हो रहा है बार बार। तो मुझे पता है एक तो ज़ीरो सेटिस्फेक्शन हो रही है और एक 2 सेटिस्फेक्शन हो रही है, जिसकी वजह से 0 से 2 जो है वो हमारे पास लिमिट बन जाती होती है। ठीक है, तो ये तो कुछ लिमिट का कंसेप्ट मैंने दे दिया है आपको। तो अब जो है हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन को ज़रा। तो यहाँ पे देखें इसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, u की 5 की इंटीग्रेशन करेंगे तो u की 6/6, 6 3 से कैंसिल होके बटे में 2 रख देगा। फिर उसको आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से सॉल्व करेंगे तो 96 आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो डेफिनेटली उसने यहाँ पे इसका दूसरा पार्ट भी दिया हुआ है जिसमें उसने अलॉन्ग द 3 स्ट्रेट लाइन की बात की हुई है कि उसमें C1 C2 C3 3 पॉइंट दिए हुए हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं इन तीनों पॉइंट से वो कहाँ पे जा रहा है, अनदर पॉइंट जो है, मतलब कि ये एक पॉइंट है जहाँ से उसने अनदर पॉइंट जो है 240 240 और 246 यहाँ तक वो जा रहा है। इस स्ट्रेट लाइन को जो यहाँ पर 3 डिमेंशनल थी उसको उसने नेक्स्ट पॉइंट पे लेके जा रहा है। फंक्शन वही है f.dr, सारा कुछ वैसे ही होगा। ठीक है, देन आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चेंजिंग क्या है, आपने जब कर्व C1 को देखना है तो आप देख सकते हैं जब मैं C1 के लिए तज़किरा करूँगा तो उस पॉइंट पर आपके पास पॉइंट जो है वो एक तो सारे 0 0 है, यानी कि उसकी पॉइंट की स्टार्टिंग जो है आपको डायग्राम अगर नहीं भी नज़र आ रही होगी तो आपको जो 0 0 से स्टार्ट हो रहा है उसका मतलब ये है कि आपके पास एक तो ये बात है कि आपके पास जो है ना मैं यहाँ पे इसे बना देता हूँ कि आपके पास 3 पॉइंट हैं जिसमें उसने हमें पता है कि अगर वो को पॉइंट 0 0 से स्टार्ट ले रहा है तो उसका मतलब है कि उसने यहाँ से आना शुरू स्टार्ट लेना है उसने यहाँ से। ठीक है, फिर वो जिस पॉइंट तक भी जा रहा है वो पॉइंट जहाँ पे बन जाए तीनों का कंबाइन वो आपने वहाँ तक ले आना है। ये डायग्राम वैसी बनी है यहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ से दूसरा पॉइंट स्टार्ट होता है, फिर यहाँ पे तीसरा स्टैंड आता है, यानी कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट वाला देखा है। स्टार्टिंग में आपके पास क्या है, स्टार्टिंग में आपके पास जो जो ज़ीरो है उसमें आपको मेंशन करना है। नंबर 1 आपके पास स्टार्टिंग पे जो ज़ीरो था वहाँ पे हम देख लेते हैं कि y भी ज़ीरो है z भी ज़ीरो है, वो x के लोग मूव कर जाता है। ठीक है, और x की वैल्यू चूँकि 2 लेके आता है, और चूँकि उसमें dy भी ज़ीरो y की तरफ चेंज नहीं हुई उसकी, चूँकि y ज़ीरो था z भी ज़ीरो है उसकी तरफ भी चेंज नहीं होगा। तो जब हम इसमें पुट करते हैं तो हमें आंसर वैसे ही ज़ीरो शो हो जाता है, हमें कोई भी आंसर नहीं मिलेगा अलॉन्ग द कर्व C1। C2 की बात करें, C2 में आप देख सकते हैं कि जो हमें पॉइंट गिवन है आपने उस पॉइंट के अकॉर्डिंगली लेके आना है। ये देखिए उसने क्वेश्चन में भी ये दिया हुआ था कि C2 के लिए यहाँ पे ये पॉइंट है, तो इसमें x के 2 है, y भी ज़ीरो z भी ज़ीरो। ठीक है ना, जब ये चीज़ें ज़ीरो हो रही हैं तो मतलब कि जब हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट हम अगर यहाँ पे देखें तो ये कर्व किस तरफ मूव करेगी आपको ये डायग्राम से पता चलेगा कि 200 से आप 2401 की तरफ अगर जाते हैं तो आप जो है x के अलॉन्ग मूव नहीं करते, क्योंकि x पहले भी 2 था, x बाद में भी 2 है, यानी x में चेंज ही नहीं आई। जब चेंज ही नहीं आई तो dx आपका ज़ीरो हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात, जब z ज़ीरो पहले भी था, z ज़ीरो बाद में भी है, z के अलॉन्ग चेंज ही नहीं हुई, जहाँ पे था वही है, यानी कि dy भी आपका ज़ीरो हो जाता है। राइट, अब रह जाता है dy, तो dy वाले में देख लें x और z है, और z चूँकि वैसे ज़ीरो है जब ज़ीरो पुट करेंगे तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा, सारा आंसर ही आपके पास सिफर शो हो जाएगा। डेफिनेटली बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ समझना है आपने, वीडियो को बार बार देखें, मेरे अल्फाज को अच्छे से सुने। नेक्स्ट मैं C3 के लिए बात करूं तो आप देख सकते हैं कि जो आपके पास गिवन पॉइंट है ना वो पॉइंट बता देते हैं कि x 2 था,
2 ही है, नो चेंज, डी एक्स 0। तो डी वाई वाई वाला पोर्शन पहले भी 4 है, बाद में भी 4 है, डी वाई फिर भी 0, यानी कि आपका सिर्फ चेंज हो रहा है जी। तो डी जी का आंसर निकाला जा सकता है। लेकिन देखते हैं क्या डी जी वाले में जो मौजूद पोर्शन है क्या उसमें दूसरे एक्स वाई उसे 0 तो नहीं कर देते। भाई इस केस में हमारे पास x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4 है, तो बिल्कुल बच गया ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे उसमें हमने 2 पुट किया और 4 पुट किया तो 16 आ जाता है। 16 जी इसका आंसर लेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर आ जाता है। डेफिनेटली आपने दूसरे का आंसर भी इसी तरह से निकालना है। उम्मीद है आप लोगों ने कंसेप्ट को अच्छे से ले लिया होगा कि किस तरह से मैं इसको इंटीग्रेट किया जा रहा हूँ। देन आपको मैं बताता हूँ जी कि कर्ल क्या होती है। इन द पार्टिकुलर एग्जाम्पल दैट द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल इंडिपेंडेंट टू पाथ। अब देखें इंडिपेंडेंट का मतलब कहा था कि क्लोज पाथ जिसका 0 होता है, तो क्लोज पाथ 0 होता है जिसे हम कंजर्वेटिव बोलते हैं। तो कंजर्वेटिव के लिए हमने कर्ल एफ को यूज़ करना होता है। कर्ल एफ को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये उसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन का मेथड है। आई जे के लिखने के बाद इसे डिटर्मिनेंट में सॉल्व करेंगे। ये आपके पास डी आर के लिए पोर्शन है सारे का सारा। नीचे आपके पास फंक्शन है एक्स वाले का पहले, वाई वाले का बाद में और जी वाले का उसके बाद में। फिर आपने इसको सॉल्व कैसे करना होता है। सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि डी एक्स वाले ने इंटीग्रेशन डेरिवेटिव लेना है इसके साथ, और फिर दरमियान में माइनस आनी है, और फिर इसने आपस में इंटू की फॉर्म में आना है। तो इंटू की फॉर्म में आते होते साथ डेरिवेटिव भी ले लेता हूँ। देखें जब करली बाई करली एक्स ने जब इससे मल्टीपल होना है तो 2x एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, साथ में जी वैसे तो 2x जी। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। देन आपने y के अकॉर्डिंगली लेना है जब इसको, तो साथ चूँकि जो y है वो 1 हो जाएगा, बाकी 2x जी जो है ये एज अ कांस्टेंट आपके पास महफूज रहेंगे। लेकिन ये किस फॉर्म में कब होगा भाई, ये यहाँ पे नहीं आने थे जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अब यहाँ पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ये नहीं आएंगे। ठीक है, आएंगे कहाँ पे, लिखना कैसे है, जब आपने आई कंपोनेंट लिखना है तो आपने इसको भी छोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना है, इनको आपस में मल्टीपल करना है, यानी कि ये वाले आपस में और ये वाले आपस में, दरमियान में माइनस। तो आई होप आपने ये कंसेप्ट लिया होगा पहले भी। तो इसका आंसर देखिए 0 आ जाता है, जब वो डेरिवेटिव लेता है तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो कर्ल इन द फॉर्म ऑफ जो है वो 0, जिसका मतलब है ये हमारे पास कंजर्वेटिव है। ठीक है, इसके कुछ सम कंजर्वेटिव के उसने कुछ सम रिजल्ट लिखे हुए हैं कि एफ डॉट डी आर भी लेंगे तब 0 है, कर्ल एफ लेंगे तब 0 है। ठीक है, और ग्रेडियंट लेंगे तब भी वो 0 होता है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव का मतलब ही हमारे पास क्या है, यहाँ पे 0 होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है शार्ट क्लास है, डाइवर्जेंस थ्योरम बोलते हैं इसको, गॉसिस थ्योरम भी नाम देते हैं इसको। तो गॉसिस थ्योरम में हम क्या देखेंगे, तो देखिए इसमें ये होता है कि आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ एफ डॉट डी वी आर, किसी भी वॉल्यूम का रीजन जो वी है ना वो हमारे पास इक्वल होता है अगर आपके पास सरफेस इंटीग्रल हो एफ डॉट डी एस के। ठीक है, इट मीन दैट उसने लिखा है कि जो वॉल्यूम इंटीग्रल होता है किस चीज़ का, ट्रिपल इंटीग्रेशन के हिसाब से। ठीक है, वो चीज़ हमारे पास किसके इक्वल आएगी यहाँ पर, सरफेस इंटीग्रल के। सरफेस इंटीग्रल भी कौन सा, डबल इंटीग्रल का। तो एग्जांपल से हम यहाँ पे कुछ देखते हैं, उसने एफ़ दिया हुआ है, ये सारी एग्जांपल वैसे ही आपने जस्ट इसको सॉल्व करना है। ये देखें लिमिट मैं आपको बता देता हूँ, तो बाकी आपने खुद सॉल्व कर लेना है। जी 0 से 2 तक जा रहा है, तो देखें जी वाले को 0 से 2 तक पहले वाली ये लिमिट आ जाती है। फिर x 0 से 1 आ रहा है, x वाला उसके बाद है जी, वो लास्ट वाला है, यानी कि लास्ट पे बारी आने तो 0 और 1 ये वाला है। और y जो है वो 0 से 3 है, तो वो दरमियान में आ रहा है 0 से 3। लिमिट आपको बता दी गई है, बाकी आपके पास फंक्शन है। अच्छा, अब ये डाइवर्जेंस किस तरह से काम करता है। डाइवर्जेंस का मतलब होता है आपने ये वाले फंक्शन को किसी फंक्शन के साथ इस तरह से मल्टीपल करना है कि आपके पास आंसर जो है इन द फॉर्म ऑफ स्केलर क्वांटिटी में आ जाते होते हैं। जैसा कि यहाँ पे 2x बचा, तो 2x की अब आपने इंटीग्रेशन शुरू कर देनी है। अलग अलग पहले डी जी के हिसाब से करेंगे, फिर डी वाई के हिसाब से करेंगे, फिर डी एक्स के हिसाब से करेंगे, और आपका आंसर आपके पास आता जाएगा। सेम आपके पास बिल्कुल भी यही है। मैं आपको इस चीज़ का कंसेप्ट दे चुका हूँ कि अगर आपके पास एक फंक्शन हो C1 C2 C3 कर्व के हिसाब से, तो C1 का आंसर C2 का आंसर किस तरह से निकालना है ये मैं आप लोगों को आई होप अच्छे से बता चुका हूँ। अब आप इस पर प्रैक्टिस खुद करनी है। नेक्स्ट मैं आपको स्टॉक थ्योरम के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्टॉक थ्योरम क्या होता है हमारे पास, देखें स्टॉक थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होती है कि सरफेस इंटीग्रल किसी भी फंक्शन का वो इक्वल होता है किसी भी कर्व लाइन के वर्क एरिया के बराबर। क्या मतलब है कि एस इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल फंक्शन वो इक्वल टू होगा किसी भी इंटीग्रेशन ऑफ
कर्व फंक्शन के बराबर। सरफेस की इंटीग्रेशन कर्ल के हिसाब से होगी और कर्व जो सिंपल है उसकी इंटीग्रेशन सिंपल के हिसाब से इक्वल होती है, उसमें कर्ल नहीं आता। दोबारा सुन लें, जिसमें हम सी इंटीग्रेशन भी होते हैं, इसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल के हिसाब से कर्व। ठीक है, तो क्लोज कर्व जो तब बनती है जब वो इस दी फॉर्म ऑफ इस तरह बन जाए। तो क्लोज कर्व की इंटीग्रेशन जो है किसी फंक्शन के ऊपर वो इक्वल होती है सरफेस इंटीग्रल के कर्ल वाले फंक्शन के साथ। ठीक है, तो दैट्स मीन मैंने आपको बता चुका हूँ इसका क्या मतलब है। इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे चलें कुछ कर देता हूँ। तो इसकी एग्जांपल में उसने कहा है कि एक हेमिस्फीयर लिया हुआ है। हेमिस्फीयर हाफ सर्कल के बारे में बोला जाता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि स्फीयर होगा लेकिन वो हाफ होगा। सर्कल तो सेमी सर्कल तो होता है ना के पास के यहाँ से लेके यहाँ तक है। स्फीयर का मतलब होता है कि इसके साथ ये वाला शेड भी आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि वो हाफ शेड है। जैसे एक बॉल लें, बॉल को दरमियान से पीस दें, काट दें, तो दरमियान से जो जो खुला बनेगा, खोखला सा स्फीयर होगा टोटल, तो वो हमारे पास क्या है, उसका हेमिस्फीयर के नाम से हम उसे जानते हैं। जी, उसके हमें जो है वो उसकी मसाबात दी हुई थी यहाँ पर एक। ठीक है, हमने उस मसाबात को यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ये उसने मसाबात हमें दी हुई है कि उसका ये फंक्शन इससे वो बन रहा है होमोस्फीयर हेमिस्फीयर। ठीक है, तो वेक्टर फील्ड हमारे पास जो है फंक्शन जो है वो हमें एक गिवन है। ठीक है, तो वो मसाबात जो है फंक्शन जो इस फंक्शन से बना रहे हैं वेक्टर फील्ड के हिसाब से एफ उसने दिया हुआ है, कर्व सी दिया हुआ है, वेरीफाई द स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम को हमने वेरीफाई करवाना है। तो वेरीफाई करने का मतलब होता है कि हमने एज अ कर्ल लेना है सरफेस इंटीग्रल के तौर पे, उसका आंसर चेक करेंगे। फिर हम डेरिवेट इंटीग्रेशन लेंगे एफ डॉट डी आर की विद रिस्पेक्ट टू क्लोज इंटरवल कर्व के हिसाब से। देन हम उसका आंसर चेक करेंगे। अगर आंसर इक्वल आ गया तो स्टोक्स थ्योरम हमारे पास सरफेस इंटीग्रल कर्ल का सिंपली इक्वल होता है क्लोज इंटरवल किसी भी फंक्शन के साथ। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जो है किस चीज़ को सॉल्व करते हैं जी। हम सबसे पहले ए वाले पार्ट को ले लेते हैं जिसमें उसने एस हमें दिया हुआ था। ठीक है, हेमिस्फीयर की मसावत हमें दी हुई थी, फंक्शन भी हमें गिवन है। तो हेमिस्फीयर की मसावत में चूँकि 3 डिमेंशन है, देखें आपने इस तरह की फॉर्म पढ़ी होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, यानी कि ये सर्कल की क्वेश्चन होती है। यहाँ से जो भी हमारे पास इक्वल टू आ रहा होता है ना, वो आर का स्क्वायर आ रहा होता है। जैसे यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, तो मतलब कि यहाँ पे कन्फर्म बात है तो आर इज इक्वल टू जो है वो हमारे पास कितना होगा, 2 होगा। यानी कि जब भी हम आर को लेंगे यहाँ पे 2 को ही लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं एफ़ डॉट डी आर की बात करें, एफ़ फंक्शन आपके पास डी फंक्शन आपके पास डी आर हमेशा ये होता है। क्रॉस डॉट प्रोडक्ट लेने से आपके पास आंसर कुछ ये बन जाएगा। अब आपने एक्स वाई जी को किस तरह से चेंज करना है, आपको पता है कि जो आपके पास एक्स होता है वो इज इक्वल टू होता था आर कॉस थीटा के। एक्स इज इक्वल टू और कॉस ऑफ थीटा। अब आर मैंने आपको बता दिया था 2 आना था, जिसकी वजह से उसने क्या लिया है जी कि आपके पास एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। अंडरस्टैंड हो रही ना बात इस चीज़ की। और वाई इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। और चूँकि जी के अलॉन्ग हम यहाँ पर जो है वो बात नहीं की, तो जी हमारे पास जो है वो 0 है। तो जैसे ही हम इसको वहाँ पे पुट करेंगे, आपके पास एक्स वाई जी में वैल्यू पुट करने के बाद आपने डी एक्स डी वाई डी जी की वैल्यू भी पुट करनी है। तो वो आपने कहाँ से निकालनी है, वो भी आपने यहीं से निकालनी है कि एक्स का हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वाई का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। उनके आंसर्स को भी आपने बिल्कुल ऐसे ही पुट करना है जिस तरह आपने एक्स वाई की वैल्यू पुट की है। वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, आपको कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, और सिंप्लीफाई के बाद जो आपके पास आंसर आया है, आपने यहाँ पे देखा है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साथ में उसने जो है 0 से 2 पाई। अच्छा, ये लिमिट कैसे आई है 0 से 2 पाई? देखें, जो सर्कल होता है ना उसमें 2 पाई एंगल होता है। तो ये बात डेफिनेटली आपको पता होना ज़रूरी है कि सर्कल के अंदर जो टोटल एंगल होता है, चूँकि जैसे सेमी सर्कल है, सफ़ेयर सर्कल है ना, तो है तो सर्कल का एंगल आपके पास 2 पाई ही होता है। तो 0 से 2 पाई आपके पास आ जाता है। तो बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ से उसने किस तरह से उसको सॉल्व किया है। तो सॉल्व करने का जो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, उसने यहाँ तक पहुँच लिया। उसके बाद उसने क्या किया है यहाँ पे कि जो साइन स्क्वायर है ना, इसको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वो इज इक्वल टू 1 होता है। तो एक साइन स्क्वायर रह जाता है, तो साइन स्क्वायर प्लस 1 आपके पास यहाँ तक पहुँच जाता है। उसके बाद उसने फिर क्या किया होगा, मैंने आपको अगर याद हो एक रिलेशन आपको बताया था। अगर आपने नई लेक्चर देखा तो काइंडली पिछला लेक्चर आप लाजमी देखिएगा। साइंस का जब आता था तो आता था 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो वो 2 भी मल्टीपल होकर 4 को 2 कर देता है, क्योंकि ऊपर वाले 4 से जो नीचे वाला 2 आता है फार्मूले का, वो कैंसिल होकर यहाँ पे क्या करता है जी, यहाँ पे 2 भी ले आता है उस 4 का। तो डेफिनेटली आपने वो फार्मूला भी देखा होगा।
तो फिर आपने क्या करना है, इसकी अलग अलग इंटीग्रेशन कर दी है। इंटीग्रेशन करने के बाद आपने जो है वो लिमिट पुट कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वो आपके पास आंसर जो है वो माइनस का 12 पाई आ जाता है। ठीक है, अब मैं आपको सरफेस इंटीग्रल कर्ल का आंसर निकाल के बताता हूँ। कर्ल यहाँ पे क्या है, एफ डी डी आर के तो आपने बहुत से क्वेश्चन किए हुए हैं। तो कर्ल जो है वो दरअसल हमारे पास इस फॉर्म में सॉल्व करने का मेथड होता है, जिसे हम जो है डिटर्मिनेंट का फॉर्म भी बोलते हैं। तो जब आप इस चीज़ को करली बाई करली एक्स के हिसाब से सॉल्व करेंगे कि आई को छोड़ा, तो उसमें ये दोनों स्किप किए हैं, इन दोनों का डेरिवेटिव लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक्स वाई जो है विद रिस्पेक्ट टू जब वाई लेंगे तो इसमें वाई है ही नहीं, तो आंसर सिफर शो हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह आपने टोटली जब लेंगे तो आपके पास कुछ आंसर ये वाला आया। ये का आंसर कर्ल एफ का है। कर्ल एफ के साथ आपने एफ डॉट डी आर भी है। उससे जाने से पहले तो मैं आपको दोबारा फार्मूला में दिखा दूं कि आपके साथ एन कैप भी मौजूद होता है। आपने एन कैप को कैसे निकालना है, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह से इसकी मैग्नीट्यूड निकाली जाती है। आपके पास जो आंसर आएगा आपने वो वेक्टर बेटा वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेनी है। जो भी आंसर आपके पास, जो फंक्शन आपके पास है, आपने क्या किया, उसका मैग्नीट्यूड लिया और यहाँ पे उसको साथ लिख दिया। अब ये आपके पास एन कैप का आंसर है, ये आपके पास, ठीक है, वो आंसर है जो हमने कर्ल एफ का निकाला हुआ है। अब इन दोनों को मल्टीपल कर दें। मल्टीपल करने के बाद जो भी आपका आंसर आया यहाँ पे मेंशन हुआ, फिर इसमें एक्स वाई जी की जगह पे वही काम। अब आपने चूँकि सरफेस इंटीग्रल है तो आपने 2 cos थीटा ही पुट नहीं करना, बल्कि 2 cos थीटा साइन फाइव भी पुट करना है और 2 sin 5 cos थीटा पुट करना है। वजह यह है कि इस दफ़ा आपके पास सरफेस आ चुकी है, तो सरफेस में आप फाइव को भी यूज़ करते हैं, सिर्फ थीटा ही यूज़ नहीं करते। तो इनकी वैल्यूज़ की पुटिंग के बाद फिर जब आपने इसको सिंपलीफाई किया है, तो सिंपलीफाई करने के बाद आपके पास जो है वो कुछ आंसर इस तरह से कैलकुलेट होंगे। कैलकुलेट किस तरह से होंगे, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे जनरली पूछ भी सकता है स्टेप, लेकिन आपने ऐसा पूछना है कि आप मुझे जो है वो निशान लगा के मेंशन करके बताएंगे कि मुझे इस स्टेप से समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो वैसे मैं ट्राई करता हूँ कि आपको यहाँ से जो है वो एक दफ़ा रिवाइज़ करवाई दूँ यहाँ से हो क्या रहा है। तो मैं यहीं से मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी कुछ प्लस माइनस हो रहे हैं। प्लस माइनस होने के बाद आपके पास ये चीज़ बचेगी। इसके बाद क्या हो रहा है कि आपके पास 2 sin स्क्वायर फाइव है cos sin थीटा, तो ये sin स्क्वायर cos फाइव और sin थीटा है। यहाँ पे sin फाइव है, cos फाइव है और डी फाइव डी थीटा। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो इंटीग्रेशन जब हम लेंगे तो sin cos फाइव, ठीक है, तो sin cos फाइव sin स्क्वायर और एक साइन यहाँ पे बन जाएगा sin की 3 फाइव, बाकी सारा वैसे का वैसे है। ठीक है, तो cos थीटा चूँकि साथ मौजूद है, ये तो वही बात हुई ना कि फंक्शन के साथ जब डेरिवेटिव मौजूद हो तो पावर इंक्रीज़ हो जाती है, ऐसा ही यहाँ पे हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो भी बिल्कुल ऐसे है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें अपर लिमिट पुट करी, लोअर लिमिट पुट की, तो आंसर आपका यहाँ पे भी आप देख सकते हैं माइनस का 12 आ रहा है। तो वो स्टॉक थ्योरम जो था वो हमारे पास प्रूव हो चुका है कि आपका कर्ल सरफेस इंटीग्रल का जो है वो इक्वल होता है आपके पास क्लोज कर्व की, मतलब क्लोज कर्व अगर किसी चीज़ का इंटीग्रल करें, क्लोज कर्व का और सरफेस इंटीग्रल के कर्ल का आंसर हमेशा इक्वल होता है। इसे हम स्टॉक थ्योरम का नाम देते होते हैं। तो ऑल द बेस्ट।